यार तुम तो बस नाम के वजीर हो, अक्ल के पैदल हो। जरा सोचो तुम कब की बात कर रहे हो। नवाब साहब माशाल्लाह जवानों से ज्यादा सेहतमंद और आबाउजदाद की तरह लंबी उम्र पाएंगे, तो अभी इतना ही और जिएंगे। मालूम नहीं इस वक्त तक रियासत रहती है या नहीं, और हम खुद रहते हैं या नहीं। हमें हुकूमत करने का बिल्कुल शौक नहीं, वरना बाप को कत्ल करके तख्त पर बैठ जाना तो रवायत रही है। खुदा वालिद माजिद का साया ताबत सलामत रखे, ताकि अपनी जिंदगी भी इसी बेफिक्री से ऐश करते गुजर जाए। प्रिंस के अयाशी और ऐश परस्ती की रिपोर्ट नवाब साहब को देना मुझे बेमकसद लगता था। मैं सोचता था कि बाप को इकलौते बेटे के बारे में यकीनन पहले से सब कुछ मालूम होगा। अगर वो चश्मपोशी करते हैं तो मुझे क्या जरूरत है कि दोनों तरफ से बदगुमानी मोल लूं। नवाब साहब तो शायद नागवारी से सब कुछ सुन के भी खामोश रहे, मगर प्रिंस फौरन मुझे बर्खास्त कर देगा। नवाब साहब मुझे इस पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं रखेंगे, बल्कि ऐन मुमकिन है कि प्रिंस इसे अना का मसला बना ले तो मुझे अस्तबल में घोड़े मालिश करने पर लगा दिया जाए या रियासत से निकाल बाहर किया जाए। अंग्रेज की नौकरी में छोड़ चुका था और अब एक तरफ से हुकूमत के मुखालिफिन में शामिल था। रियासत में रहकर मुझे तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल था और हर आसाइश भी मुयस्सर थी, लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात मेरे लिए नवाब साहब की मुस्लिम लीग की हमायत थी। यहाँ मैं दिल खोल कर और बेखौफ खतर मुस्लिम लीग की सरगर्मियों में हिस्सा ले सकता था। चुनाचे मैंने प्रिंस के ज़ाती मामलात से खुद को अलग रखा, मगर इसका नतीजा ये निकला कि प्रिंस ने मुझे दोस्त और हमराज बना लिया। उसकी रहाइश महल के आखिरी हिस्से में थी, इसी हिस्से में मेरा क़याम भी था। महल की साख्त कुछ ऐसी थी कि ये हिस्सा बाकी महल से तकरीबन दूर था। आधी रात को उगबी दरवाजे से चादरों में लिपटी औरतें अंदर आती थी और सुबह का उजाला फैलने से पहले इनामो इकराम लेकर रुखसत हो जाती थी। इनमें हिंदू मुसलमान की कोई तखसीस नहीं थी, बस वो दौलत के बदले आबरू का सौदा करने वाली लड़कियां होती थी। ये बेराह रवि देखने वाला खामोश तमाशाई मैं ही नहीं था, महल के इसी हिस्से में प्रिंस की बीवी भी थी। अल्लाह मियाँ की गाय, जिसे एक रस्म पूरी करने के लिए महल में लाकर खूंटे से बांध दिया गया था। एक औरत की हैसियत से इसके दिल पर जो गुजरती होगी उसका अंदाजा मैं भी कर सकता था, लेकिन मेरी तरह वो भी मजबूर थी। इसे नवाबों और नवाबजादों की जवानी के बारे में पहले ही समझा दिया गया था, जो किसी के बस में नहीं होती। एक मर्तबा प्रिंस को अच्छे मूड में देखकर मैंने दबे दबे लहजे में कहा था कि बीवी के होते हुए ये सब किस हद तक जायज है, तो प्रिंस ने हंसकर कह दिया था, ए वजीर बातदबीर, क्या तूने अक्लमंदों का कौल नहीं सुना? घर की मुर्गी दाल बराबर। उसके बाद ये होने लगा कि हफ्ता 10 दिन में प्रिंस मुझे अपनी जगह छोड़ के निकल गया और रात भर रेजिडेंसी में गुजार के सुबह का उजाला फैलने से पहले लौट आया, जहाँ बकौल इसके एक से एक वलायती माल मिलता था। मैं बड़ी कोशिश में था कि यह खतरनाक जिम्मेदारी कबूल ना करूं, लेकिन प्रिंस की जबरदस्ती के सामने मेरी एकता चलती थी। एक तरफ मुझे इस बात का धड़का लगा रहता था कि कहीं अचानक किसी रात नवाब साहब इधर ना निकल आएं या प्रिंस को तलब ना कर लें, तो दूसरी तरफ परेशानी लाहक रहती थी कि प्रिंस की बीवी को ये बात मालूम हुई तो वो मेरे खिलाफ तूफान खड़ा कर देगी और शायद मुझे निकलवा कर भी चैन से नहीं बैठेगी, क्योंकि वो खुद भी एक बड़े रईस की बेटी थी और इसके बड़े भाई तुर्रम खान थे। मियाँ बीवी के ताल्लुकात रवायत के मुताबिक कशीदगी के इंतहा को पहुंच गए थे, जहां इस दवाजी रिश्ते की हकीकत बेमायनी होकर रह गई थी। सिर्फ खानदानी वकार, माशरती मजबूरी और मजहब या कानून के तकाजे अलहदगी की राह में हायल थे। बहुत मुद्दत से इनके बेडरूम अलग और इतने फासले पर थे कि एक कमरे की आवाज भी दूसरे कमरे तक नहीं पहुंच सकती थी। इसके बावजूद बीवी को शोहर के कमरे में आने से कौन रोक सकता था? अगर किसी रात वो देख लेती कि मैं इसके शोहर की जगह सो रहा हूँ और शोहर गायब है, तो ये भी हो सकता था कि मुश्तइल हो कि वो मुझे कत्ल कर दे या करवा दे। इस महल की 4 दीवारी के अंदर इस पर कोई इल्जाम नहीं आ सकता था, लेकिन मुझ पर यह इल्जाम आता था कि अतालिक होने के बावजूद मैंने प्रिंस को रंगरलियां मनाने की इजाजत दी। इसके अखलाको किरदार को रोकने की बजाय बुराई के रास्तों पर चलने में इसकी मदद की और इस तरह नवाब साहब के एतमाद को भी मजरूह किया। मेरा ज़मीर भी मुझे परेशान करता था और मैं ये सोचने लगा था कि किसी भी बहाने सल्तनत आबाद से निकल जाऊं। मुझे इस आमदनी और आसाइश की जिंदगी से दस्तबरदार होना पड़ेगा और कोई छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ेगी। झूठ बोलकर नवाब साहब को मुतमईन करना होगा कि मैं इनकी अनायत को ठुकराने पर क्यों मजबूर हूँ, और मुस्लिम लीग से जज्बाती वाबस्तगी का खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मगर मैं इस जहनी अजाब से तो बच जाऊंगा। इससे पहले कि मैं अपने फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए कोई कदम उठाता, मैं इस दलदल में और गहरा उतर गया। एक रोज वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे एहतजाज के बावजूद प्रिंस रेजिडेंसी जा चुका था, क्योंकि वहाँ एक आफते जां, गारिद गिरे होश, काफिर अदा, हसीना या फरंग ताज़ा ताज़ा वलायत से वार्ड हुई है और इस नोखेज बुते तनास के इश्क हाना खराब ने कयामत से पहले कयामत ढा दी है।
प्रिंस ने ये भी फरमाया था कि ये बुलबुल नौबहार किसी और के बाग की जीनत है, लेकिन दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। मैंने प्रिंस को एक शादीशुदा औरत से ताल्लुकात से आगाह कर दिया था, क्योंकि वो राया में से किसी की बीवी नहीं थी, हाकिमों के तबके में शामिल थी। इश्क में एहतियात बेसूद है, क्योंकि इसकी खुशबू तो मुश्क की तरह फैलती है और अपने वजूद की हुदहबर देती है। इस प्रिंस ने एक सर्द आह भर के सीने पर हाथ रखा था और टोंकी के मुकालमों की तरह कहा था, हजरत नासिह, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं सर पकड़े बिस्तर पर बैठा इस नई अफ्ताब के बारे में सोच रहा था और अभी रोशनी गुल भी नहीं की थी कि दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आ गई। इसमें कोई शक नहीं कि इसे देखते ही मैंने समझ लिया था कि वो कौन हो सकती है। वो नौजवान और सेहतमंद औरत थी जिसके हुस्न शबाब की दिलकशी और रानाई का जिक्र करने लगूं तो अल्फाज कम पड़ेंगे। इसके अंदाजो इतवार में ऐसी शहाना तमकनत थी कि मैं दमबखूद और सहर ज़दा बैठा रह गया। महल में महरम और नामहरम से पर्दे का एहतमाम बहुत सख्त था। चुनाचे मैंने इसे पहली बार देखा था, मगर मैं समझ गया कि वो प्रिंस की बीवी के सिवा कोई नहीं हो सकती। बंदी तस्लीम बजा लाती है वजीर साहब, इसने तंज का नश्तर चलाते हुए कहा और मायनी है इस तरीके पर हंसी। क्या हो गया है आपको? बहुत सदमा हुआ है मुझे यहाँ देखकर। बेगम साहिबा, मैंने घबरा कर उठते हुए कहा, आप इस वक्त यहाँ? आपको तो अपनी ख्वाबगाह में होना चाहिए था। बजा इरशाद, वो इसी तंजिया लहजे में बोली, मैं अपनी ख्वाबगाह में ही हूँ, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। शोहर की ख्वाबगाह में सिर्फ शोहर को या इसकी बीवी को होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और शहजादा साहब कहाँ हैं? मैं सख्त नर्वस हो रहा था। शर्मिंदगी से मेरा सारा वजूद पानी बन गया था। प्रिंस की बीवी की जुबान से निकलने वाले हर लफ्ज की काट तलवार की धार से ज्यादा तेज थी। मैं बैक वक्त उसके हुस्न शबाब की कशिश से मगलूब और महसूर खड़ा था और सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुका था। तशरीफ रखिए वजीर साहब, पसीना पोंछिए अपनी जबीं से। वो बड़ी नखवत के साथ मसहरी के किनारे पर इत्मीनान से बैठ गई। मैं आपको शर्मिंदा करने नहीं आई हूँ कि जो कुछ आपने किया वो एक अतालिक का मुनसब नहीं था। मुझे अपने शोहर की हर रात का अफसाना रंगीन मालूम है कि यहाँ कौन आता है या वो खुद कहाँ जाता है। वो बीवी ही क्या जिसे शोहर के पल पल की खबर ना हो, ख्वाह शोहर पल भर के लिए भी इसकी खबर लेने ना आता हो और जो इसकी रग रग से वाकिफ ना हो, जो कहने को रगे जहाँ से भी करीब तर हो मगर इतनी दूर हो जहाँ आकाश से पाताल। लेकिन मेरी बदकिस्मती को मेरी खुशकिस्मती मान लिया गया है। एक मजदूर की बीवी अपने शोहर का गिरेबान पकड़ के पूछ सकती है कि बोल इतनी देर से घर क्यों आया, लेकिन एक नवाब की बहू और वलीअहद बहादुर की मनकूहा जो महल में रहती है, खादिमों और कनीजों पर हुक्म चलाती है, दुनियावी मालूमता के खजानों की चाबियां रखती है और बहुत ऊंची नाक रखने वाले खानदान की इज्जत कहलाती है, वो अपने शोहर से कोई सवाल नहीं कर सकती कि मेरे सरताज अरूसी के पहले चंद माह के बाद मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिला। अब मैं अपनी घबराहट पर किसी हद तक काबू पा चुका था, लेकिन मेरे लब बंद थे और मेरी अकल दंग थी। मुझे प्रिंस की बदनसीबी का ख्याल नहीं था जो घर के कोहे नूर को ठुकरा के कूचाए बाजार में ठेकरियां चुनता फिर रहा था। मैं दस्ते कुदरत के तराशे हुए हुस्ने बेमिसाल के स्पीकर को देख रहा था जिसके लबों से निकलने वाला हर लफ्ज टेक्साल में ढलकर निकलने वाले चमकते दमकते सिक्के की तरह था। इसका अंदाजे गुफ्तगू, लहजे की दिलावेजी और आवाज की नगमगी मुझ पर जादू कर रही थी, मुझे दीवाना कर रही थी। मैं तो आपसे एक साफ सीधी बात का जवाब मांगने आई हूँ, इसने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा। मैं आपको मुनसिफ बनाती हूँ कि मजहब और कानून की रूह से किसी को इसके जुर्म की सजा देना जायज है या नहीं। क्या खून का बदला खून नहीं होना चाहिए? मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। ये तो दुनिया में होता ही है और होना भी चाहिए। बजाय इरशाद वो मुस्कुराई। आपने इंसाफ किया और इसी फैसले की रोशनी में फरियादी के दूसरे सवाल का जवाब भी दिया जाए कि क्या बेवफाई के बदले बेवफाई गलत होगी? बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, मैं कोई मुफ्ती, काजी या जज तो नहीं हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। हाँ, लेकिन आपने एक आम आदमी की तरह अपनी अक्ल से काम लेकर फैसला कर दिया है। वो फिर मुस्कुराई। मैं कब कहती हूँ कि ये अदालती फैसला है या कोई फतवा है? अब तुम इस फैसले से इनहराफ ही नहीं कर सकते। तुम इस पोजीशन में ही नहीं हो कि इनहराफ कर सको। वो आपसे अचानक तुम पर आ गई थी और इसके लहजे में बेतकल्लुफ शोही का अंदाज नुमाया होने लगा था। तुम अपने होनहार शागिर्द को बेवफाई करने से नहीं रोक सके तो क्या मुझे रोक सकते हो? हिम्मत है तो इनकार करके देखो। मेरी आवाज के बुलंद होते ही कितने जानिसार दौड़े चले आएंगे और जरा सी देर में नवाब साहब को भी खबर हो जाएगी। इसने मुझे ब्लैकमेल किया क्योंकि वो ब्लैकमेल करने की पोजीशन में थी।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ब्लैकमेल होना चाहता था। मैं जानता था कि ये आग है, मगर मैंने अंगारों से दामन भर लिया। मैंने प्रिंस को फिर कभी नहीं टोका और इसका राजदार बना रहा। वो जिस इश्क में मुब्तला था वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। वो अक्सर रातों को घर से गायब रहने लगा, लेकिन मैंने इसकी अदम मौजूदगी के हर लम्हे को गनीमत शुमार किया और वसल के जोहरे नवाब की खुशी समेट ली। इसके जाते ही प्रिंस की इस ख्वाबगाह में खुशबू, रंग और लताफत बन के वो उतर आती थी और सुबह से पहले मैं उठ के प्रिंस के लिए दरवाजे खोल देता था। वो आते ही मुझसे सवाल करता था कि सब खैरियत है ना मियाँ वजीर बातरतीब, और मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा के कहता था कि शहजादा आलिए जा, अभी तक तो तकदीर यावर है। प्रिंस के मामलात आगे बढ़े तो वो भी महल में आने लगी। इसका शोहर कभी कभी 2-4 दिन के लिए दिल्ली चला जाता था और वो हर रात नौकरों के सो जाने के बाद प्रिंस की ख्वाबगाह तक 1 फरलांग का फासला पैदल तय कर लेती थी। कहते हैं जिसको इश्क हलल है दिमाग का, उसने कभी नहीं सोचा कि इस राह में कितनी बदनामी है और कितने खतरात हैं, और किसी ने इसको देख लिया तो क्या होगा। वो इसको चश्मे बराह मिलता था और सुबह से पहले फिर ख्वाबगाह के दरवाजे खुलते थे तो हवेली के राज किसी पर अफशा ना होते थे। प्रिंस को मुझ पर पूरा इत्मीनान था और इसके जहन में गुमान भी ना था कि जो अपना राजदां था वो अपना रकीब बन गया है। जब वो फरंग प्रिंस की ख्वाबगाह में रहती थी मेरे लिए ये फरागत बढ़ जाती थी। मुझे प्रिंस के अचानक लौट आने का खौफ नहीं रहता था और मैं ज्यादा सुकून के साथ अपनी ख्वाबगाह में रहता था, और मेरे लिए उस ख्वाबगाह के दरवाजे भी खुल जाते थे जिसकी दीवारों को प्रिंस के कदमों ने कई माह से अबूर नहीं किया था। ये इंकिशाफ मुझ पर बहुत बाद में हुआ कि प्रिंस जिस शादीशुदा फरंग के इश्क में दीवाना हो रहा है वो रेजिडेंट की बीवी है। ये बात मालूम हुई तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैं जानता था कि रेजिडेंट कितना कमीना, कीना परवर शख्स है। एक बार पहले इसकी अना को ठेस पहुंच चुकी है तो इसने इंतकाम लेने के लिए बेटे के हाथों बाप को कत्ल करवाने की साजिश की थी। इसने प्रिंस से राह रस्म इसीलिए बढ़ाई थी कि इसे नवाब साहब के खिलाफ उकसाए, झूठी और बेबुनियाद बातें सुना के बदजन करने की कोशिश करे, अपने बेजमीर हाशिया बरादरों की मदद से अफवाहों का जहर फैलाए और प्रिंस को हाकिम बनने के जुनून में मुब्तला कर दे। लेकिन इसकी साजिश नाकाम रही। अपने वालिद के बारे में प्रिंस के ख्यालात को बदलना नामुमकिन था। रेजिडेंट इसे उल्टी पट्टी पढ़ाता था और वो हंस के मुझे बताता था कि साला लहमे हंजीर खाने वाला समझता है कि मैं काठ का उल्लू हूँ, हमें हमारे वालिद से भिड़ाने की बातें करता है। इन अंग्रेजों ने ऐसी ही शैतानी साजिशों से पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। सुल्तानाबाद में ये चक्कर नहीं चलेगा। हम तख्त व ताज को लात मार सकते हैं तो दूसरी लात बरतानिया के शाही खानदान से रिश्ता मिलाने वालों को भी मार सकते हैं। और यूं आप अपने दाम में सयाद आ गया। रेजिडेंट ने प्रिंस को चक्कर में डालना चाहा और खुद चक्कर में पड़ गया। मैं हैरान था कि वो कैसा शोहर है जिसको अभी तक बीवी के रवैये की तब्दीली से सूरत हाल का अंदाजा नहीं हुआ। आजादाना मेलजोल इनकी सोसाइटी में बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन प्रिंस जैसे शख्स का अपनी बीवी से ये मेलजोल इसे हद से ज्यादा नहीं लगता। क्या वो इतना बेवकूफ है कि जायज और नाजायज ताल्लुक के फर्क को महसूस नहीं कर सकता? रेजिडेंसी के नमकख्वार कुछ नहीं देखते और इसे कुछ नहीं बताते। इसके हल्का अहबाब में से किसी ने भी इसकी तवज्जो प्रिंस के और इसकी बीवी के बढ़ते हुए ताल्लुक की तरफ नहीं दिलाई। क्या इसने कभी आईने में खुद को देखकर मुवाजना नहीं किया कि प्रिंस इसके मुकाबले में कितना वजी शक्ल और पुरकशिश मर्द है, और इसकी बीवी के रवैये का फर्क भी महसूस नहीं होता? मैं कुछ दिनों से ये महसूस कर रहा था कि एक नामालूम खतरे का साया उफक के आखिरी किनारे से उठने वाले सावन के बादल की तरह फैलता जा रहा है। ये खतरा हर तरफ था और हर लहज करीब आ रहा था और इसका हिसार तंग से तंग तर होने लगा था। कई बार मैंने इसको अपने मुजरिम जहन का एहसास समझ के झटक देने की कोशिश की, मगर कोई गैबी कुव्वत या मेरी छठी हिस्स मुझे मुसलसल खबरदार करती रही। अचानक एक दिन मुझे नवाब साहब ने तखलीए में तलब फरमाया। इधर उधर की बहुत सी बातों के बाद उन्होंने कहा, मियाँ वजीर खान, हमें तुम्हारी जहानत और सलाहियत पर, तुम्हारे खुलूस और तुम्हारी वफादारी पर बहुत एतमाद है। हुजूर की जरा नवाजी है। मैंने अंदर ही अंदर शर्म से पानी पानी होके कहा, तुम्हारे ख्यालात और नजरियात भी हमें पसंद हैं। उन्होंने हाथ पीछे बांधकर टहलते हुए बात जारी रखी, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि एक खास काम तुम्हारे सुपुर्द कर दें। हमें यकीन है कि इस मामले में तुम राजदारी को शर्ते अव्वल तस्वुर करोगे, क्योंकि ये हमारी इज्जत का भी सवाल है। हमें उम्मीद है कि तुम ये काम खुशउस्लूबी से कर लोगे। अगर तुम चाहो तो ज्ञान चंद भी तुम्हारी मदद कर सकता है, क्योंकि वो काबिल एतमाद है। आप हुक्म कीजिए। मैंने कहा, मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मामला है रेजिडेंट का। नवाब साहब ने कुछ देर सोचते हुए कहा,
ہم نے گیان چند سے بھی اس کا ذکر کیا تھا، لیکن دوبارہ غور کرنے پر تم ہمیں اس کام کے لیے زیادہ موزوں شخص نظر آئے۔ آج رات نواب صاحب کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ گیان چند اندر آ گیا اور اس نے اطلاع دی کہ ریزیڈنٹ صاحب بغرض ملاقات تشریف لائے ہیں۔ نواب صاحب نے مجھ سے کہا کہ پھر بات کریں گے اور خود مہمان کی پذیرائی کے لیے باہر چلے گئے۔ میں تمام دن سوچتا رہا کہ نواب صاحب کے کام کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے اور وہ کون سا معاملہ ہو سکتا ہے جس کا تعلق ریزیڈنٹ سے ہو۔ نواب صاحب کا مزاج برہم ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ بالآخر ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے، لیکن وہ بالکل پرسکون تھے۔ میں اس روز اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلا کہ کہیں نواب صاحب دوبارہ بات کرنے کے لیے طلب نہ فرمائیں۔ رات کے کھانے کے بعد میں پرنس سے یہی بات کر رہا تھا کہ گیان چند آیا اور اس نے کہا کہ ریزیڈنٹ صاحب نے گاڑی بھیجی ہے اور تمہیں بلایا ہے۔ تمہیں بلایا ہے یا وزیر خان کو؟ پرنس نے حیرانی سے کہا۔ کون لینے آیا ہے؟ میر شرافت علی، ان کا شوفر، گیان چند نے کہا۔ مگر ریزیڈنٹ صاحب کو وزیر خان سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ پرنس نے کچھ پریشان ہو کے کہا۔ یہ تو میں نہیں جانتا حضور، لیکن نواب صاحب کا کوئی کام ہو سکتا ہے، گیان چند نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کیوں وزیر خان؟ اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے تائید میں سر ہلایا۔ اچھا، ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے، پرنس نے مسکرا کے کہا۔ ٹھیک ہے وزیر خان، نہ ابا حضور کا کام ٹالا جا سکتا ہے اور نہ ریزیڈنٹ بہادر کا حکم۔ تم جاؤ، مگر واپسی میں مجھے ضرور بتانا کہ کیا گپ شپ رہی۔ میں باہر آیا تو ریزیڈنسی کی سیاہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور میر شرافت علی ڈرائیور کی جگہ بیٹھا تھا۔ گیان چند نے پیچھے کا دروازہ کھولا اور خود بھی میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس وقت تک میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ گاڑی کی ڈکی میں ہمارے ساتھ ایک لاش بھی سفر کر رہی ہے۔ جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں نے گیان چند سے پوچھا کہ ریزیڈنٹ صاحب کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے۔ میں پرنس کا سیکرٹری ہوں اور میرا ریاست کے انتظامی معاملات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور یوں باہر دیکھتا رہا جیسے میری بات اس نے سنی بھی نہیں ہے۔ دوسری بار میں نے شانہ ہلا کے اسے متوجہ کیا اور اپنا سوال دہرایا تو اس نے بڑی رکھائی سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جانتے بوجھتے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ کشیدگی کے اسباب ہمارے درمیان پہلے سے موجود تھے، چنانچہ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے میر شرافت علی کو مخاطب کیا۔ شرافت علی، کیا تمہیں بھی کچھ معلوم نہیں؟ بھائی وزیر خان، شرافت علی نے نگاہ سامنے رکھی۔ ایک شوفر کو کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ شوفر کو راستے تو معلوم ہوتے ہیں، میں نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، اور جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ ریزیڈنسی کا راستہ نہیں ہے۔ آخر تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ گھبراتے کیوں ہو؟ گیان چند تن سے بولا۔ ہم تمہیں قتل نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا فضول بکواس ہے؟ میں نے مشتعل ہو کے کہا۔ کیا مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا کہ مجھے ریزیڈنٹ نے طلب کیا ہے؟ اس وقت تک گاڑی کی رفتار میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا اور ہم آبادی کی حدود سے نکل چکے تھے۔ آگے گھنا جنگل تھا اور پھر ایک بوساتی ندی تھی جس پر 2 پل تھے، ایک لکڑی کا پرانا پل جسے صرف پیدل چلنے والے استعمال کرتے تھے اور دوسرا نیا بنا ہوا سیمنٹ کا پل جو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے مخصوص تھا۔ ندی کے پار پھر جنگل شروع ہو جاتا تھا اور 5-6 میل تک سڑک اسی جنگل میں سے سیدھی گزرتی تھی، مگر دائیں بائیں درخت اور جھاڑیاں صاف کر کے ایسے کچے راستے بنا دیے گئے تھے جن پر سے جیپ گزر سکتی تھی، اور یہ پرپیچ راستے جنگل کے ہر گوشے تک پھیلے ہوئے تھے۔ جنگل دراصل ریاست کی شکارگاہ تھا اور یہ راستے شکاری رئیسوں اور صاحب بہادروں کے لیے بطور خاص بنوائے گئے تھے۔ عام آدمی کا ان خطرناک راستوں پر گزر نہیں ہوتا تھا۔ گاڑی جب پل کو عبور کرتی گئی تو میں نے چلا کر کہا، کیا ریزیڈنٹ صاحب اس جنگل میں ملیں گے؟ میں تو کوئی شکاری نہیں ہوں، ان کا ہم مرتبہ شکاری تو پرنس خورشید ہو سکتے ہیں، ان کا سیکرٹری نہیں ہو سکتا۔ اگر تم لوگ کسی غلط ارادے سے مجھ کو اپنے ساتھ لائے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہر بات پرنس کے سامنے ہوئی تھی اور انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے کون لوگ لے کر آئے تھے۔ اگر ریزیڈنٹ صاحب نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ گاڑی میں تم کو صرف ریزیڈنسی لے جایا گیا تھا، گیان چند نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ بھی کہ وہ تمہارے ساتھ شطرنج کھیلتے رہے تھے تو تم کیا کرو گے؟ کوئی مانے گا تمہاری بات کہ ہم تمہیں جنگل میں لے گئے تھے؟ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری طرح ریزیڈنٹ بھی عیار آدمی ہے، میں نے حقارت سے کہا، لیکن مجھ میں اس کو منہ پر جھوٹا کہنے کی ہمت ہے۔ وہ کیا کر لے گا؟ کیا مجھے توپ دم کر دے گا؟ پرنس کو معلوم ہے کہ میں کیسا آدمی ہوں، اعتبار وہ مجھ پر ہی کریں گے۔ گاڑی اچانک سیدھے ہاتھ کے ایک کچے راستے پر اتر گئی۔ رات کے اندھیرے میں دونوں طرف کے گھنے درخت اور جھاڑیاں ایک سیاہ دیوار کی طرح نظر آتے تھے، لیکن درمیان کا راستہ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سے منور تھا۔ میں نے چیخ کر شرافت علی کو گاڑی روکنے کے لیے کہا، لیکن اس نے رفتار میں اضافہ کر دیا۔
झाड़ियां और दरख्तों की शाखें जो रास्ते पर आगे तक निकल आई थीं, गाड़ी की बैरूनी सतह से रगड़ खा रही थीं, क्योंकि ये गाड़ी जीप के मुकाबले में ज्यादा चौड़ी थी। मैंने जान की परवाह ना करते हुए बाहर कूदने का फैसला किया और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि वक्ती जरूरत की खातिर अंदर से दरवाजा खोलने वाला हैंडल निकाल लिया गया है। मेरे गुस्से की इंतहा ना रही। एक गाली देकर मैंने पीछे से शराफत अली की गर्दन में हाथ डाल दिया। गाड़ी थोड़ा सा लहराई और शराफत अली के ब्रेक लगाने के बावजूद एक झाड़ी में घुस के रुक गई। ये क्या दीवानगी है भाई वजीर खान? शराफत अली ने हाँफते हुए कहा। दीवानगी के बच्चे, मैं तुझे इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे यहाँ लाने का मकसद नहीं बताएगा। मैंने इसकी गर्दन पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। आखिर तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ज्ञानचंद ने कहा। शराफत अली को छोड़ दो और बाहर आ जाओ। मैंने देखा कि वो रिवॉल्वर लिए बाहर खड़ा था और इसने बाहर से मेरी तरफ वाला दरवाजा भी खोल दिया था। चुनाचे अब मैं बराह रास्त इसके रिवॉल्वर की जद में था। मैंने शराफत अली को छोड़ दिया और नीचे उतर आया। ज्ञानचंद इस ख्याल से चंद कदम पीछे हट गया कि कहीं मैं इस पर जिस न लगा दूं। अभी तुमने कहा था कि तुम मुझे यहाँ कत्ल करने के लिए नहीं लाए हो। मैंने तल्खी से कहा। मुझे मालूम है ज्ञानचंद कि मेरा वजूद तुम्हारी आंखों में कांटे की तरह खटकता है, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम इतने कमजोर और कमीने दुश्मन हो। तुम अब भी गलत समझ रहे हो। ज्ञानचंद बोला। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हें कत्ल करके फांसी चढ़ जाऊं। हम यहाँ एक मिशन पर आए हैं। मैं अकेला शराफत अली की कोई मदद नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें भी साथ ले लिया। मेरे और शराफत अली के मुकाबले में तुम ज्यादा सेहतमंद हो और ये काम जिस्मानी मुशक्कत का है। हमें यहाँ एक लाश को दफन करना है। मैं हक्का बक्का खड़ा हुआ इन दोनों की सूरत देख रहा था। लाश को? किस लाश को? लाश तो लाश ही होती है। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि किसकी लाश है? शराफत अली ने कहा। हमारा काम तो इसको दफन करना है। फर्क कैसे नहीं पड़ता? मैंने बरहमी से कहा। लाश मेरे बाप की हो, मेरे भाई, दोस्त या नवाब साहब की हो तो मैं तुमको जिंदा दफन कर दूंगा, और मेरी जगह तुम होते शराफत अली तो तुम भी यही कहते और यही करते। ऐसी कोई बात नहीं मियाँ वजीर खान। शराफत अली ने हंसकर कहा। तुम बिला वजह इतने सीरियस हो रहे हो। बात यह है कि अपने रेजिडेंट साहब से कुछ नशे में एक कत्ल हो गया है। हम में से किसी का भी मकतूल के साथ दूर का भी रिश्ता नहीं। चुनाचे हमें तो सिर्फ इनकी इज्जत बचाने की फिक्र करनी चाहिए जिनका हम नमक खाते हैं। इस मामले में हर शख्स पर तो इत्तमाद नहीं किया जा सकता था। चुनाचे रेजिडेंट साहब ने ये काम मेरे सपोर्ट कर दिया, और मेरे लिए ज्ञानचंद के बाद तुम ही भरोसे के आदमी हो, क्योंकि तुम प्रिंस के सेक्रेटरी हो और जानते हो कि रेजिडेंट साहब से इनकी कितनी पक्की दोस्ती है। ये ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का काम है। हम तीनों मिलकर एक कब्र खोदेंगे जिसके लिए हम सामान अपने साथ लेकर आए हैं। ये सब काम एक आदमी रात भर नहीं कर सकता, क्योंकि हम में से कोई भी पेशावर गोरकन नहीं है। इसने फिर कहा मारा। मुझे इस माहौल में ये हंसी बड़ी भयानक और दहशतज़दा करने वाली महसूस हुई, लेकिन शराफत अली पर कोई असर ना था। पहले मुझे ये बताओ कि लाश किसकी है? मैंने बहुत देर बाद कहा। औरत की है या मर्द की? गुस्सा और नशा करना तो तुम्हारे साहब की फितरत में शामिल है। इस बदबख्त का नाम क्या था? ये सब बातें जान के क्या करोगे भाई वजीर खान? शराफत अली ने दोस्ताना लहजे में कहा। ये जाने बगैर मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का ताउन नहीं करूँगा। मैंने अपनी जिद पर अड़ते हुए कहा। ऐसी कोई गैर मामूली बात तो नहीं है। शराफत अली ने कुछ सोच के कहा। दुनिया में ऐसा हर रोज होता है और हर जगह होता है। हमारे साहब बहादुर कुछ शौकीन मिजाज वाक़या हुए हैं। शौकीनी ऐसे ही साहिबों और रईसों की शान है। मेरे जैसे दाल खाने वाले शौकीन बनने की कोशिश करें तो रुसवा हो जाएं। एक बदबख्त औरत ने मियाँ साहब की मेहरबानियों से पूरा फायदा उठाया और बाद में इनकी इज्जत से खेलना चाहा। साहब के लिए इसके सिवा चारा ना रहा कि इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाकिम लोग हैं जिनकी इज्जत राया के मुकाबले में कहीं ज्यादा अहम होती है। उन्होंने इस दागे रसवाई को फैलने से पहले ही मिटा दिया और बाकी काम हम जैसे काबिल इत्तमाद नमकवारों के सुपुर्द कर दिया। रेजिडेंट ने किसी औरत को कत्ल कर दिया था। कानून की नज़र में ये जुर्म था और कानूनी किताबों में भी लिखा हुआ था कि मामलाते इंसाफ में हाकिम व महकूम और गोरे या काले के दरमियान कोई तफरीक नहीं। मगर ये किताबी बातें अमली जिंदगी का हिस्सा नहीं थीं, खसूसन इस रियासत की हदूद में जहाँ हाकिम और महकूम के दरमियान जमीन और आसमान की दूरी थी। हाकिमों का फरमाया हुआ मुस्तनद था और कानून का दर्जा रखता था। महकूम के लिए कोई कानून नहीं था और इसकी कोई आवाज़ नहीं थी। मैं जानता था कि रंगीनी, तबाह और कारोबारी शौक में प्रिंस और रेजिडेंट एक दूसरे के रफीक और राजदान हैं।
चुनाचे मेरे लिए इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। प्रिंस को ये बात यकीनन नागवार गुजरेगी कि मैंने इसके हम मशरब व हम प्याला रेजिडेंट की ख्वाहिश का एहतराम क्यों नहीं किया, और जिस औरत ने रेजिडेंट की इज्जत से खेलने की कोशिश की थी, इसके कत्ल पर खामोशी से पर्दा डालने वालों के साथ ताउन क्यों नहीं किया। इस राज से आशनाई के बाद खुद मेरी ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ भी अख़वाए राज से वाबस्ता था। बसूरत देगर अफ़शाए राज के इम्कानात को ख़त्म करने के लिए मेरा खात्मा नागुज़ीर हो जाता।